नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा पाठ 2 चल रहा है व्याकरण का। और बच्चों, इसमें हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर, हम ये तीनों पढ़ चुके हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। इसी प्रकार से दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर होता है ओम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ह्रस्व स्वर के तीनों भेद पढ़ चुके हैं। और व्यंजन के भी हम पढ़ चुके हैं कि व्यंजन क्या होता है। स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुख से भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वरों की मदद से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हमारे स्पर्श व्यंजन 25 हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो ये हम पढ़ चुके हैं। और उसी प्रकार से हम अंतस्थ व्यंजन भी हमारे 3 होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी, य, र, ल, व। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। और इसी प्रकार से हमारे ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, 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 है। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। और अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वैसे तो थोड़ा सा कल भी करवाया था मैंने संयुक्त व्यंजन, लेकिन कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। तो बच्चों देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे कषय, त्रय, गय और श्रय, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि ये एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जिस प्रकार क जमा श से कषय बना है, त जमा र से त्रय बना है, और जय जमा य से गय ज्ञानी बना है, और श जमा र से श्रय बना है। ठीक है, श्रय। तो बच्चों, हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं, यानी कि एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। और ये हमारे 4 हैं, कषय, त्रय, गय और श्रय। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त ध्वनियों का एक अन्य भेद भी है जिसे हम अयोगवा कहते हैं। दूसरा भेद कौन सा इसका? अन्य भेद अलग इन दोनों से, स्वर और व्यंजन से, अयोगवा। अयोगवा में 3 आती हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा के 3 भेद हैं, अनुनासिक है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, देखिए मैं बताऊंगी अनुनासिक क्या होती है। अनुनासिक वे ध्वनियाँ हैं जिनके बोलते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द को, जिस ध्वनि को हम बोलेंगे तो उसको बोलते समय मुख से भी, गले से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी, नाक से भी हवा निकलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होता है। अनुनासिक का प्रयोग हम चंद्रबिंदु के रूप में करते हैं। ठीक है, अनुनासिक को लिखने के लिए 2 चिन्ह हैं, बिंदु और चंद्रबिंदु। अनुनासिक 2 चिन्हों के रूप में होता है, बिंदु के रूप में और चंद्रबिंदु के रूप में। गले, जहाँ पर गले और नाक में से, दोनों में से आवाज़ आएगी तो वहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, और जहाँ पर खाली नाक में से आवाज़ आएगी तो वहाँ पर बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे सांस, अब सांस में से, नाक में से भी आवाज़ आ रही है और गले में से भी आ रही है, तो सांस के ऊपर चंद्रबिंदु आएगा, आ की मात्रा के ऊपर। इसी प्रकार भांग, गले में से भी आवाज़ आती है और नाक में से भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा चंद्रबिंदु। ठीक है ना, गले में से, मुंह में से आवाज़ आए और गले और नाक में से भी आए तो वहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है, जो जिसको बोलते समय खाली नाक में से आवाज़ आए तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग हम बिंदु के रूप में करते हैं। जैसे हंस, रंग, उमंग, तो खाली नाक में से आवाज़ आई ना इनको बोलते समय, तो यहाँ पर बिंदु का प्रयोग होगा, और जिस वर्ण में से आवाज़ आएगी बिंदु की उसी के ऊपर लगाएंगे। जैसे अंग, आ में से आवाज़ आ रही है तो हम आ की पाई पर ही लगाएंगे। रंग, रे में से आवाज़ आ रही है तो रे से टच करके ही लगाएंगे। उसी प्रकार उमंग,
बोलकर देखेंगे। उमंग, माँ में से आवाज़ आ रही है, माँ में से आवाज़ आ रही है ना, तो माँ की पाई पर ही हम बिंदु पुट करेंगे, बिंदु लगा देंगे। तो ये थे हमारे अयोगवाह। इसी प्रकार से विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग हम बिंदु के रूप में करते हैं और इसको बोलते समय अह की आवाज़ आती है। विसर्ग को बोलते समय अह की आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः, है ना, ह की आवाज़ आ रही ना, अतः, तो तय के बाद हम जो दो बिंदी लगाते हैं, ये देखो इधर दिखा देती हूँ। जैसे ये है विसर्ग, ये अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। तो हिंदी में विसर्ग का उच्चारण समाप्त हो गया है। इसे हम ह के रूप में उच्चारित किया जाता है। तो इसको जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो किसकी आवाज़ आएगी? ह की आवाज़ आएगी, ठीक है भाई। तो देखिए विसर्ग का चिन्ह जो है, ये जो दो बिंदी है ना, ये दो बिंदी, ये विसर्ग का चिन्ह है, ठीक है बच्चों। अब संस्कृत में दो तरह की ह की ध्वनियाँ थी, दोनों के उच्चारण भी अलग अलग तरह से होते थे। एक के लिए चिन्ह ह को हलंत बनाया गया, तो दूसरी के लिए विसर्ग, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता था, यदि हिंदी में आ गए हैं तो उनका लेखन भी हम संस्कृत की तरह ही विसर्ग लगाकर करते हैं, जैसे किया गया है अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः। लेकिन के उच्चारण में क्या करेंगे? हाँ व्यंजन की आवाज़ आती है, अतः, ठीक है। तो ये है हमारा विसर्ग। तो बच्चों अब आगे है, देखिए आगत स्वर आ के ऊपर ये लगाया ना खाली अर्चंद्र आ। आजकल हिंदी में ऐसे शब्द समाहित हो गए हैं, शामिल हो गए हैं जिनमें अ स्वर आता है, तो इनके लिए हिंदी में अ वर्ण बन गया है और इसी वर्ण से इन शब्दों को लिखना चाहिए। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, जो हमारे अंग्रेजी के शब्द होते हैं, जो अंग्रेजी के शब्द यूँ के यूँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज, कॉफ़ी लगाया गया ना, ये को के ऊपर अर्चंद्र, तो ये आगत स्वर है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से देखिए क, ख, ग, घ, ज, फ ध्वनियाँ भी फारसी और अरबी भाषा से आई है, ठीक है। ख, क, ख, ग, ज और फ ध्वनियाँ कहाँ से आई है? अरबी भाषा से और फारसी भाषा से, ठीक है। और अब इसे नीचे देखिए कुरान, खलीफा, गालिब, मजहब, जरूर, फ़न आदि, ठीक है। तो इनके नीचे जो ये नुक्ता लगाया गया है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी भाषाओं से? ये फारसी भाषा से और अरबी भाषाओं से शब्द, ये फारसी भाषा के शब्द हैं या ये अरबी भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है। जो शब्द अरबी और फारसी भाषाओं से लिए गए हैं तो उनमें ये नुक्ता लगाया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है, ये बिंदु सा लगाया गया, जो फ के नीचे, क के नीचे, ग के नीचे, ज के नीचे, मजहब में, जरूर में ज के नीचे, फन में फ के नीचे, ठीक है बच्चों। अब आगे है द्वितीय व्यंजन। देखिए द्वितीय व्यंजन क्या किन्हें कहते हैं? जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है, यानी कि एक ही व्यंजन साथ साथ आए, एक ही व्यंजन दो बार साथ साथ आए, तो उन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, पक्का में क और क दोनों इकट्ठे ना, एक ही व्यंजन साथ साथ है। बच्चा में च व्यंजन साथ साथ है, सज्जा में ज व्यंजन साथ साथ है, पल्ला में ल और पत्ता में त, तो ऐसे व्यंजनों को हमें द्वितीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो बच्चों मुख से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं? अल्पप्राण वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है। जिन व्यंजनों के का उच्चारण हम करेंगे, बोलेंगे, तो उनका उच्चारण करने में मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है, तो उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग का पहला कौन सा? क, च, ट, त और प, ये पहला वर्ग है। और तीसरा कौन सा हुआ? क, ख, ग, इसमें ग हुआ, च, छ, इसमें ज हुआ, ठीक है। और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यह रहलव, ये सब अल्पप्राण है। ये हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, परवर्ग है ना, तो इनमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण है और यह रहलव भी अल्पप्राण है,
ठीक है। इसी प्रकार महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और श है, ये सब महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा कौन सा हुआ? क वर्ग में ख, च वर्ग में छ, ट वर्ग में ठ, त वर्ग में थ और प वर्ग में फ। ठीक है ना। दूसरा और चौथा कौन सा हुआ? क वर्ग में घ, च वर्ग में झ, तो इस प्रकार से। और श और है, ये सभी महाप्राण हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का कार्य, पेज 11 और 12। ठीक है, तो अब समय हो चुका है, सभी बच्चे ये पेज दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और पेज 13 हम कल पढ़ेंगे, कल समझाऊंगी। ठीक है, तो आज भी इतना ही करेंगे। धन्यवाद, शुभ।